Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of March 2019. तो 5 मार्च 2019 का न्यूज एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. इंडिया इनमें से किसका मेंबर है? फर्स्ट इज अरब लीग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, थर्ड इज ईस्ट एशिया समिट या फोर्थ G20. You have to select the correct code. None, 1 and 4 only, 3 and 4 only, या 2, 3 and 4. Question number 2 is Ministry of Social Justice and Empowerment laid the foundation stone of National Institute of Mental Health Rehabilitation. तो Ministry of Social Justice and Empowerment ने एक National Institute of Mental Health Rehabilitation का फाउंडेशन स्टोन में से कहाँ रखा है? ऑप्शन आर ए पुणे, बी भिवानी, सी सीहोर या डी कुडलोर. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पथारिया हिल रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड. तो पथारिया हिल रिजर्व फॉरेस्ट में से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन आर ए असम, बी वेस्ट बंगाल, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now in the comment and description you can also find the link to get our PDFs as well as our social media platforms. तो आप वहाँ हमको ज्वाइन कर सकते हैं. वी जनरली जो मैं दिन भर में जो न्यूज़ आइटम्स पढ़ता हूँ, अगर मैंने वो डिस्कस नहीं की है न्यूज़ में और नए हैं वो, तो आई जनरली शेयर इट देयर ऑल्सो. ओके, तो यू कैन सी दैट, यू कैन ज्वाइन अस देयर. Let's start with the news analysis part, friends. If you have the newspaper either in digital or physical, please open that. Otherwise, आप हमारा देखते जाइए, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा. Now the first news is regarding Pak bans UNSC designated outfits and Delhi has not been convinced from that. Okay, तो पाकिस्तान ने क्या किया है? बैन कर दिया है टेरर आउटफिट्स को, जो कि फॉर एग्जांपल लश्कर तैयबा के जो 2 टेरर आउटफिट्स थे, आउटशूट्स थे. पहला था जमातुद दवा और दूसरा था फलह ए इंसानियत. ओके, तो जमातुद दवा और फलह ए इंसानियत को उन्होंने बैन कर दिया है. दे हैव पास्ड एन ऑर्डर, बट पहले भी ऐसे ऑर्डर पास किए जा चुके हैं बट दे हैव ऑल बीन लैप्स्ड. इसलिए पाकिस्तान से ज़्यादा खुश नहीं है इंडिया फ्रॉम ऑल दीज एफर्ट्स एज वेल. यहाँ पे 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना. एक है FATF. FATF मैंने पहले भी डिस्कस किया, रिवाइज कर लेते जल्दी से 1 मिनट के अंदर, ताकि अपना फिर से रिवीजन हो जाएगा और याद रहेगा. तो FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में बनी थी. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1989 में बनी थी. किसके इनिशिएटिव से बनी थी? ये बनी थी G7 के इनिशिएटिव से. ओके, सो इट वाज फाउंड बाय द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज. ओके, ना जब ये बनी थी इनिशियल में, तो वो बनी थी केवल टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, तो इट वाज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इन 1989. तो जब ये बनी थी तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए बनी थी. बट इन 2001 इट्स मैंडेट वाज एक्सपैंडेड. 2001 में इसके मैंडेट को एक्सपैंड कर दिया गया और उसके अंतर्गत टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया. ओके, तो टेरर फाइनेंसिंग वाज आल्सो इंक्लूडेड इन 2001. अब इसके मेंबर्स कितने हैं? तो इसके मेंबर्स हैं 38 कंट्रीज. 38 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस FATF. अब ये डाटा मुझे कहाँ से मिला? ये FATF की वेबसाइट से ही मैंने लिया है. सो आई होप वो तो बिल्कुल सही होगा, FATF की वेबसाइट में दिया हुआ है. अदरवाइज 37, 38 कंफ्यूजन चलता रहता है. ओके, और रिसेंटली AIR में एक शो आया था स्पॉटलाइट, उसमें इन्होंने 70 मेंबर बोल दिया डायरेक्टली. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. 38 कंट्रीज आर द मेंबर्स एंड उसमें 2 ऑब्जर्वर भी हैं, सऊदी अरेबिया और एक आई थिंक इंडोनेशिया. 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं. अदरवाइज 38 मेंबर्स आर देयर. नाउ हेडक्वार्टर जो है इसका वो पेरिस में है. हेडक्वार्टर इज इन पेरिस एंड FATF हैज इंक्लूडेड पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्ट. ओके, तो याद रखिएगा FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया है और हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है. तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग FATF. Now second is facts related to United Nations Security Council. तो United Nations Security Council जो है it is one of the 6 principal organs of United Nations. तो United Nations कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को. तो 24 अक्टूबर 1945 को बना था United Nations और उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिनमें से एक है United Nations Security काउंसिल. अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा जो 5 हैं तो वो आप मुझे बताएंगे. यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो विच आर द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ओके, अब अगर हम UNSC की बात करें तो देयर आर 15 मेंबर्स बेसिकली, और जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं, 5 आर परमानेंट मेंबर्स एंड 10 आर द टेम्पररी मेंबर्स जो कि चेंज होते रहते हैं. ओके, सो 5 परमानेंट मेंबर्स आर USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना. ओके, तो USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. रेस्ट 10 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. नॉन परमानेंट मेंबर्स मतलब दे आर इलेक्टेड ऑन अ रीजनल बेसिस टू सर्व अ 2-year टर्म. तो 2 साल सर्व करते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड दे आर इलेक्टेड ऑन रीजनल बेसिस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. एंड इट इज द ओनली यूनाइटेड नेशन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस टू द मेंबर स्टेट्स. तो ये केवल एकमात्र ऐसी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जो कि बाइंडिंग रेजोल्यूशंस मेंबर स्टेट पे लगा सकती है. तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग UNSC एंड FATF. आई होप आपको क्लैरिटी आ
गई होगी, काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। अब कल महाशिवरात्रि थी, इट वॉज द कंक्लूडिंग डे ऑफ जो कुंभ मेला चल रहा था प्रयागराज में, इट वॉज द कंक्लूडिंग डे ऑफ दैट। तो अगर आप में से किसी ने शाही स्नान किया हो तो प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस, ओके। तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं आगे के पेजेस में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। सो आई थिंक हेयर या सबरीमाला फेस्टिवल फ्रॉम मार्च 12, तो सबरीमाला फेस्टिवल होने वाला है। और सबरीमाला टेम्पल के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या है सबरीमाला टेम्पल, कहाँ पर है, केरला में है बेसिकली, फर्स्ट फैक्ट केरला में है, पेरियार टाइगर रिजर्व के पास है, पंबा रिवर पड़ती है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, पंबा रिवर है, याद रखिएगा। डीटी वहाँ पे कौन है, डीटी वहाँ पे आपकी लॉर्ड अयप्पा डीटी, ओके, याद रखिएगा लॉर्ड अयप्पा डीटी है ना। इसके अलावा अभी वहाँ पे जो बैन लगा हुआ था मेंस्ट्रुएटिंग एज की विमेंस के ऊपर, कि दे वर नॉट अलाउड टू वर्शिप देयर, ओके, मेंस्ट्रुएटिंग एज की विमेंस जो थी, एंड उसके ऊपर से बैन सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव किया बाय इट्स 28 सितंबर ऑर्डर। तो 28 सितंबर का उनका ऑर्डर था जिसके थ्रू उन्होंने इस बैन को रिमूव किया। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स को भी। नाउ डिवोटीज वांट कमिटी टू मैनेज टेम्पल, ओके। तो डिवोटीज बेसिकली क्या चाहती हैं, जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है उसके फंड्स का मिसमैनेज हो रहा है, ऐसा डिवोटीज का कहना है। दे आर सेइंग दैट द फंड्स आर बीइंग मिसमैनेज्ड, ओके, याद रखिएगा। एंड इसके अगेंस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी की थी, ओके, दैट दे वांट अ कमिटी टू मैनेज द फंड्स, ओके। तो वो चाहते हैं कि बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो एक कमेटी के हाथ में चला जाए, ताकि जो फंड्स हैं उसका मिस एलोकेशन, मिस अप्रोप्रिएशन और उसका मिसयूज ना हो, बेसिकली ये चीज़ें याद रखेगा ना। यहाँ पे रूरल्स के बारे में काफ़ी चीज़ें आई इस न्यूज़ आइटम में। द फर्स्ट इज दैट 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 26वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इट अबॉलिश्ड द वेरी टर्म रूलर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रूलर टर्म हटाने के लिए जो एक्ट, जो आपका एक्ट था, वो था 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अबॉलिश्ड द वेरी टर्म रूरल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा दिया हुआ है कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, जो अमेंडमेंट एक्ट 1971 का था, दैट अबॉलिश द प्रिवी पर्सेस, ओके, प्रिवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस एंड अदर स्पेशल राइट्स ऑफ द अर्स्टवाइल रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था, 1970 एक्ट के थ्रू हुआ था, और उसमें दो आर्टिकल्स को डिलीट किया गया था, एक था आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362, और एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 366। तो याद रखिएगा जो 1971 का अमेंडमेंट एक्ट था उसने प्रिवी पर्सेस को एबॉलिश किया था, मतलब कि जो रूलर्स थे उनके मेंटेनेंस के लिए उनको पैसे भी दिए जाते थे, उनका एक अकाउंट मेंटेन किया जाता था, वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई। इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था ये चीज़, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एज वेल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था ये। इट एबॉलिश द प्रिवी पर्सेस, एंड दो आर्टिकल्स थे जिनको डिलीट किया गया, आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362, और एक नया आर्टिकल इनकॉर्पोरेट किया गया, आर्टिकल 366। तो दीज आर द फैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। मणिपुर कंसीडरिंग एसटी स्टेटस फॉर मीटीज, ओके। तो यहाँ पे हमको जो याद रखने वाला पॉइंट है वो है बेसिकली इस कम्युनिटी का, कौन सी कम्युनिटी की बात चल रही है, मीती कम्युनिटी की बात चल रही है। ये मणिपुर की एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, याद रखिएगा, दिस इज अ नॉन ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, और उसको एसटी स्टेटस देने की बात की जा रही है इन मणिपुर, ओके। मणिपुर इज कंसीडरिंग गिविंग एसटी स्टेटस टू मीटीज विच आर अ नॉन ट्राइबल इंडिजिनस कम्युनिटी, ओके। नॉन ट्राइबल इंडिजिनस कम्युनिटी है मणिपुर की मीतीज, ओके। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, ओके। अब आगे की तरफ देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है आगे की तरफ। क्रॉप बर्निंग रेजेस द रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी इलनेसेस 3-fold, ओके। तो 3 गुना बढ़ जाता है जब हम क्रॉप बर्निंग करते हैं, तो रिस्पायरेटरी इलनेस के होने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो क्रॉप बर्निंग है दैट इज़ अ मेजर एग्रीकल्चरल इशू, जो कि बहुत बड़ा इशू है, पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा इशू है, एंड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन द पॉल्यूशन, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर है पॉल्यूशन का। और पूरा हमने स्टबल बर्निंग का केस पढ़ा ही हुआ है कि पंजाब, हरियाणा, स्पेशली दीज रीजन्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और हमने बात भी की थी कि अगर आप स्टबल बर्निंग नहीं करते तो आप क्या करोगे, बेसिकली उसमें बोला गया था कि आप फॉडर की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको बायोफ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो, क्रॉप रेसिड्यू का यूज़ कर सकते हो बायोफ्यूल बनाने के लिए, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लैंड फिलिंग और इन सब के केसेस में यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव्स हैं, बट वो नहीं हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट
वी आर लूजिंग मेनी वर्क आवर्स, ओके, जो जितने वर्क आवर्स लॉस्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इलनेसेस, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा जा रहा है इट में ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एनुअल $30 बिलियन लॉस इन टर्म्स ऑफ डेज ऑफ वर्क्स. ओके, तो डेज ऑफ वर्क्स के लॉस में वो $30 बिलियन यानी कि $2 ट्रिलियन के बराबर लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ स्टबल बर्निंग. उसके कारण जो बीमारी हो रही है, जो रिस्पायरेटरी इलनेसेस हो रही हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेव रिस्क प्रोवाइड करती हैं. आपको दिख रहा होगा कि लिविंग इन अ डिस्ट्रिक्ट विद इंटेंस क्रॉप बर्निंग रिजल्टेड इन 3-fold रिस्क ऑफ एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस. तो एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होने के 3 गुना ज़्यादा चांसेस आपको बढ़ जाते हैं. लैंसेट क्या है? लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है जिसके अकॉर्डिंग ये सब बताया जाता है कि दैट 12.5% ऑफ द टोटल डेथ्स इन इंडिया इन 2017 वर एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन. 12.5% जो मौतें हुई इंडिया में 2017 में, दैट वर बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन. तो ये काफ़ी ज़्यादा है. And Delhi was the state with the highest annual population weighted means PM 2.5, followed by उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा इन द नॉर्थ इंडिया. जो सबसे अधिक अफेक्टेड स्टेट था वो था दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा. तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है. एंड ईडी टू रिव्यू लोन सैंक्शन ड्यूरिंग कोचर्स ICICI टेन्योर. तो अब अपने को ज़्यादा इसमें से मतलब नहीं है, अपने को ईडी के बारे में जानना है. तो ईडी इज बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है. इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जो आर्थिक इंटेलिजेंस है ना, उससे रिलेटेड है. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्थिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. एंड इट इज देयर फॉर इन्फोर्सिंग द इकोनॉमिक लॉज. इकोनॉमिक लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए भी ये है. इट इज द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. याद रखिएगा, पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर का आता है ये. एंड 2 एक्ट्स हैं जो कि बेसिकली इसके अंदर है. एक है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ओके, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इसके अंतर्गत आते हैं. हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है. 5 रीजनल ऑफिस हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़. एंड फर्स्ट में 1956 को ये बना था एक्चुअली में इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में. तो इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1956 एज इन्फोर्समेंट यूनिट. याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं. Now India to tie up with 4 rhino nations to save rhinos. Okay, तो इंडिया ने 4 अदर नेशंस के साथ टाई अप किया है फॉर सेविंग राइनोज. अब इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द 3 स्पीशीज ऑफ एशियन राइनोज. ओके, तो 3 स्पीशीज जो एशियन राइनोज की हैं, जिसमें कि ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोज भी आते हैं. तो इन सब के नंबर्स को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये 5 राइनो रेंज कंट्रीज कहलाती हैं. 5 राइनो रेंज कंट्रीज. एंड ये 5 राइनो रेंज कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया. इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, दीज आर द 5 राइनो रेंज कंट्रीज. इनके साथ पूरा कोलैबोरेशन हुआ है और एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसका नाम है द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019. द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019. याद रखिएगा, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019. दिस इज फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द राइनोज. ओके, एंड मैंने फिर से एक बार कंट्री बता देता हूं. इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया. ओके, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया. तो ये कंट्रीज के नाम आप जरूर याद रखिएगा. इनके साथ जॉइंट वेंचर किया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ द राइनोज, जैसे कि ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोज, जावन, सुमात्रन राइनोज. ये सारे राइनोज की कैटेगरीज हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. ये हमने डिस्कस कर लिया. ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में यहाँ पे न्यूज़ आई. तो ऑलिव रिडली टर्टल्स याद रखिएगा, दे आर वल्नरेबल इन IUCN लिस्ट. बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये सब करके आते हैं, बट नहीं, दे आर वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट. दूसरी चीज़ ये कि उनके जो ग्राउंड्स हैं, जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, उनका नाम याद रखिएगा. ऋषिकुल्या रुकरी है जो उड़ीसा में ऋषिकुल्या गहिर माथा के पास है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जगह है आंध्र प्रदेश में. होप आइलैंड और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ दिस ऑलिव रिडली टर्टल. इसके अलावा याद रखिएगा कि they are the most abundant of all the sea turtles found in the world. They are the most abundant of all the sea turtles. and in ये जो special hatching होती है इनकी एक साथ ग्रुप बना के, उसको अरी बाड़ा कहते हैं. that is known as अरी बाड़ा. so that is another very important. now prime minister launches one nation one card. तो प्राइम मिनिस्टर ने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है बेसिकली. एंड दिस इज इंडिजिनसली डेवलप्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. इंडिजिनसली डेवलप्ड कॉमन मोबिलिटी कार्ड है. मोबिलिटी कार्ड है मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, कि ये मोबिलिटी कार्ड है मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड इट्स नेम इज वन नेशन वन कार्ड. तो अगर आपसे कोई नाम पूछे कि क्या है इसका, तो द नेम इज वन नेशन वन कार्ड. और ये प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है फॉर
इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड बोलते हैं इसको. इट इज एन इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड. दिस विल अलाउ द होल्डर्स टू पे फॉर देयर बस ट्रेवल, टोल पार्किंग, रिटेल शॉपिंग, मनी विड्रॉल, ये सारी चीजें कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे रिटेल शॉपिंग और मनी विड्रॉल जब आ गया तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स पूछेगा तो बोलेगा वन नेशन वन कार्ड जो आया है अभी रिसेंटली, मोबिलिटी कार्ड, ट्रांसपोर्ट कार्ड, तो किसके किसके काम के लिए आता है. तो बस ट्रेवल, टोल पार्किंग तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब रिटेल शॉपिंग और मनी विड्रॉल ऑप्शन में रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए याद रखिएगा कि रिटेल शॉपिंग और मनी विड्रॉल भी वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत आ रहा है. मोबिलिटी कार्ड है लेकिन रिटेल शॉपिंग और मनी विड्रॉल भी आप कर सकते हो. सो दीज आर द फैक्ट्स विच मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके. पोइट्री सेव्स अ मैन फ्रॉम द न्यूज़, ये मतलब फांसी की सज़ा होने वाली थी बट इन्होंने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी थी 18 साल तक, तो इसको सज़ा नहीं दी गई. दिस इज व्हाट the news item is saying. The language of Pakistan, now this is on the Prime Minister Modi's changed policy towards Pakistan, जो उन्होंने चेंज किया पॉलिसी. इनफैक्ट दे हैव चेंज द पॉलिसी फ्रॉम अटल बिहारी's टाइम. अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 3 फंडे दिए थे पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए, उनको भी चेंज कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले कहा था 3 चीज़ें, दैट इनके इंगेज विद द सेपरेटिस्ट, इन्वॉल्व पाकिस्तान, एम्पावर रीजनल मेन स्ट्रीम पार्टीज. तो रीजनल मेन स्ट्रीम पार्टीज को एम्पावर करो, इंगेज करो सेपरेटिस्ट को, उनके साथ बातचीत करो, एंड पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करो. यानी ये तीनों चीजें अभी नहीं हो रही हैं एट प्रेजेंट टाइम इन द प्राइम मिनिस्टर मोदीज रिजीम. दीज 3 थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. रीजनल पार्टीज का अस्तित्व घटता जा रहा है. जो सेपरेटिस्ट है उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है, उनको बैन कर दिया गया है, एंड पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की जगह हम उन पर डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक करने की बात कर रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग. एंड इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि हमने हाई कमिश्नर के साथ मीटिंग भी, जो पाकिस्तान की मीटिंग है वो भी हमने उनके साथ हटा दी थी, मतलब उस पर स्टे लगा दिया था, उसको नहीं किया था. तो हम बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं. एट मैक्स दिस हो रहा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं उनके साथ. ओके. सो जो ऑथर है उनका कहना है कि जो अभी रिसेंटली आपने 3-4 सालों में देखा है वो है कि एक्सट्रीम एक तरीके से नेशनलिज्म चल रहा है, जो कि एक पोलराइजेशन क्रिएट किया, ध्रुवीकरण किया जा रहा है ना. तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे जिनको बड़ा बना करके ध्रुवीकरण किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में एक रिलीजन का एक कम्युनल आउटफिट उसको दिया जा रहा है. फॉर एग्जांपल वहाँ पे बोल रहे हैं कि हिंदूज बहुत ज़्यादा प्लाइट में, हिंदुओं को के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे भेदभाव किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. ये करके पोलराइज करने की बात की जा रही है और वो चीज़ हो भी रही है. फॉर एग्जांपल ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये की है कि ये जो हिंदुत्व मोबिलाइजेशन है, जो ये चीज़ हुआ है अभी रिसेंटली, यही सेम चीज़ पाकिस्तान में भी हुआ. वहाँ इस्लामिक मोबिलाइजेशन हुआ. सेम चीज़ दूसरे वर्ड्स में जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हुई, वहाँ पे जहाँ पे भी टेररिज्म और ये सब चीज़ें आया, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से मोबिलाइजेशन किया गया, पोलराइजेशन किया गया. उसके बाद उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया, उनके दिमाग में नई चीज़ें डाली गई और उसके बाद जाके हमको क्या मिला, हमको इस तरह का टेररिज्म और ये सारी चीज़ें मिली. और द सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ इन इंडिया एज वेल. और अगर यही चलता रहा तो दूर नहीं, जब इंडिया विल टर्न इनटू अ पाकिस्तान. ओके. तो वही चीज़ ऑथर ने कही कि हमको इस तरह के पोलराइजेशन से, इस तरह के मोबिलाइजेशन से बचना चाहिए. इस तरह का फंडामेंटलिज्म नहीं लाना चाहिए आज के यूथ में, और उनको सबको एक रह के बात करनी चाहिए, सबको साथ रह के रहना चाहिए, बात करनी चाहिए. बातों से ही मुद्दे सुलझेंगे, कभी लड़ाई से, वॉर से वो मुद्दे बढ़ेंगे ही, है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, सुलझेंगे नहीं. तो बातचीत करके ही हम आगे बढ़ा सकते हैं. एंड जो ये माइंडलेस वायलेंस है फ्यूल्ड बाय रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म, दैट यही चीज़ शुरुआत हुई थी, यही चीज़ तो शुरुआत हुई थी वेस्टर्न वर्ल्ड में. जो ये आपका अफगानिस्तान है, जो आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे सब जगह ये दिस सेम वायलेंस वाज देयर फ्यूल्ड बाय रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म. एंड वही चीज़ अब इंडिया में हुई हो रही है. एंड इफ सच थिंग्स आर प्रमोटेड, अगर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 3 चीज़ें कही थी, अगर उनको फॉलो नहीं किया गया और बात नहीं किया, एंड यू आर जस्ट इन्वॉल्व इन माइंडलेस वायलेंस, देन व्हाट विल हैपन इज दैट कि इंडिया विल टर्न इनटू पाकिस्तान. ओके. सो प्लीज़ मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. एंड ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो अलार्मिंग स्प्रेड बेसिकली इस आर्टिकल में आते हैं. दिस इज द सेकेंड आर्टिकल ऑन स्प्रेड ऑफ H1N1 वायरस. तो H1N1 वायरस के स्प्रेड के बारे में इसमें बताया गया है. एंड इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 55 डेज के अंतर्गत क्या हुआ कि इन्फ्लुएंजा ए केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. केसेस आर 14,803. तो 14,000 से ज़्यादा केसेस 55 दिनों में आए हैं और 448 डेथ हुई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा ए. एंड द मोस्ट स्टेट अफेक्टेड फ्रॉम दिस इज राजस्थान. जो स्टेट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंजा ए केसेस, वो है राजस्थान. Now editorial highlights that the number of deaths are rising. जो मौतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं. एंड ये पहले भी 2009 में भी एक समय पैंडेमिक इफेक्ट इसका हुआ था और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हुआ था, इसका इफेक्ट हुआ था. और एक चीज़ यूनियन मिनिस्ट्री के ऊपर बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा कुछ काम किया नहीं जा रहा है
यहाँ नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो गए हैं, डेथ्स भी इंक्रीज हो गई हैं, बट स्टिल द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज नॉट डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा चाहिए प्रयास, लेकिन उसके लिए उस लेवल का प्रयास किया नहीं जा रहा है। एंड ये सीजनल फ्लू बन गया है H1N1, और फिर भी इंडिया जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं रह रहा है टू फेस द एक्सीजेंसीज, टू फेस द कंटिजेंसीज। अगर H1N1 आपको पता है कि हर बार हो रहा है, तो क्यों आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं, और क्यों आपने प्रयास नहीं किए? सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। एंड जो ये है सबसे बड़ी बात कि हेल्थ केयर वर्कर्स और जो और लोग इन्वॉल्व हैं, इस पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको वैक्सीनेशन ज़रूरी है। एंड वैक्सीनेशन के बाद जो ज़रूरी है वो है अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। तो प्रिकॉशनरी मेजर लेने ज़रूरी है, बताना चाहिए आपको कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। वैक्सीनेशन तो ठीक है, एक स्टेप है, दूसरा अवेयरनेस, ताकि आप आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहो ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड किस तरीके से आपको वॉश इनिशिएटिव और हैंड वॉशिंग, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि ऑथर ने, कि आप किस तरीके से खुद को प्रिपेयर्ड रख सकते हो। नाउ दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट आर्टिकल विच आई रेड टुडे, द लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी। वेरी गुड आर्टिकल, बहुत इससे ज़्यादा प्यारा आर्टिकल मैंने आई कैन से दैट पिछले पूरे 1-1.5-2-3 महीने के एनालिसिस में नहीं पढ़ा होगा। द लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी, वेरी गुड आर्टिकल। ओके, दिस वाज ऑन लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी। इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, मतलब आप दूसरे के फियर में, दूसरे के प्रेशर में, दूसरे के फेवर में, दूसरे के आइडिया से, दूसरे की आइडियोलॉजी से नहीं सोच रहे हो, बल्कि आप इंडिपेंडेंटली खुद के व्यूज़ रख रहे हो। मतलब अभी आपको आज ये देखने के लिए नहीं मिलेगा इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, इन द एरा ऑफ सच एक्सट्रीम मीडिया जो चल रही है इस समय, है ना, जो वो भी मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है पोलराइजेशन के लिए। तो मीडिया, सोशल मीडिया, जो ये सारी चीज़ें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, उसके बाद जो फ्री थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। तो वही चीज़ ऑथर ने कहिए कि इट इज़ अ वेरी प्राइज्ड थिंग इफ़ यू हैव इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सोच है, अगर आप सोच पा रहे हैं दूसरों से हट कर, या दूसरों से साथ भी हैं अगर आप, लेकिन वो खुद का आपका व्यू होना चाहिए। ओके, दैट शुड नॉट बी फोर्स्ड अपॉन यू, वो आपका खुद का व्यू होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, देन दैट इज़ अ वेरी प्राइज्ड थिंग। Now, author says that since the end of 18th century, as technologies of knowledge production became increasingly available to larger sections of society, intellectual autonomy has been threatened. Okay, not only by the state power but by the invidious ways of colonialism. तो आज एक नए तरीके का colonialism आ गया है, नियो colonialism, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ओके, तो जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ऐसा colonialism आ गया है। दूसरी चीज़ ऑथर ने ये बोली कि जब से टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल इकोनॉमी था, वो इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी था, बेसिकली इकोनॉमी आई एम सेइंग, ऑटोनॉमी जो थी वो थ्रेटेंड हो गई है। एंड उसका दूसरा रीज़न है स्टेट पावर। एक तो स्टेट इस तरीके से, जैसे आपकी गवर्नमेंट्स जो हैं, गवर्नमेंट्स खुद हमको मोबिलाइज करती हैं, पोलराइज करती हैं, अलग अलग चीज़ें बता के हमारे दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश करती हैं। वही चीज़ सेम हर पार्टी करती है। इट इज़ नॉट दैट जस्ट वन पार्टी इज डूइंग दैट, एवरी पार्टी इज डूइंग द सेम थिंग। पॉलिटिकल मास्टर्स, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे प्ले विद द माइंड्स ऑफ देयर फॉलोअर्स। वो उनके दिमाग के साथ खेलते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें भरते हैं, बेसिकली भूसा भरते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड दैट हैज़ थ्रेटन्ड द इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी। नौ यहाँ पे कॉलोनियल टाइम्स की बात की है बेसिकली पहली, कि ब्रिटिश टाइम में क्या होता था, इंटेलेक्चुअल कंट्रोल कैसे किया जाता था। दैट वाज डन थ्रू एजुकेशन, नॉट बाय द ब्रूट कोअर्सन। तो कोअर्सन नहीं करते थे वो, मतलब आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इस तरीके से बनाया था, जो लॉर्ड मैकले का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में फॉलो होता है आज भी। तो वो बेसिकली इसी तरीके से बनाया गया है कि आपको यस मैन मिले, यस सर मिले आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉयल्टी थी वो डेवलप करने की कोशिश की गई थी बाय द एजुकेशन। इसके लिए देखो आज भी लोग जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो आज के भी नए यूथ हैं। सेम एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग ऑन, जो मैकले का एजुकेशन सिस्टम था सेम वही चल रहा है, और वो बनाया ही इसीलिए गया था कि ओरिएंटलिस्ट जो थे, जो इस तरीके के जो एंजलिस्ट थे, और उनका सारे व्यूज़ को लेके एक इस तरीके की एजुकेशन डेवलप की गई, जो कि आपको यस सर यस मैन प्रोड्यूस करें। ओके, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहे। तो ये एक पहली चीज़ थी जो ब्रिटिश टाइम में थी। आज के टाइम में दो चीज़ें हैं, जो आपकी इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी के साथ खेलते हैं। द फर्स्ट इज आइडिया ऑफ रिलीजन एंड द सेकंड इज आइडिया ऑफ नेशन। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स माने जाते हैं जहां पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, भगवान को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट
क्वेश्चन द क्रिएटर, यू कैन नॉट क्वेश्चन द क्रिएटर, जल जाओगे, श्राप लग जाएगा, ये सब हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन किया भगवान को। तो ये पहला चीज़ है जिसको जो जो बोलता है कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ खेलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो आपका रेशनल थॉट नहीं डेवलप होगा। जब आपका रेशनल थॉट डेवलप नहीं होगा देन यू विल नॉट हैव अ व्यू ऑफ योर ओन। तो पहली चीज जो है, जो आइडिया ऑफ रिलीजन है। दूसरा है आइडिया ऑफ नेशन। नेशन भी सेम वही चलता है कि आप आर्मी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप नहीं क्वेश्चन कर सकते कि क्यों, क्योंकि ये नेशनलिज्म के खिलाफ हो जाएगा ना। भारत माता के ऊपर आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग रिलेटेड टू नेशन। ओके, तो नेशनलिस्ट आइडिया और नेशनल जो ये रिलीजियस आइडिया है, इन दोनों के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, और ये दोनों ही आपकी जो इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी उसके साथ जरूर प्ले करेगी। ओके, तो दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। एन ऑथर सेज दैट द आइडिया ऑफ रिलीजन केम टू इंडिया विद colonialism and obliged Indians to think themselves as member of one exclusive religious community. Very important point. ऑथर का कहना है कि जो आइडिया रिलीजन का आया वो कोलोनियलिज्म के साथ आया, एंड इसने इंडियंस को क्या मेक श्योर किया, दैट दे आर एक्सक्लूसिव फ्रॉम वन रिलीजियस कम्युनिटी। आज हम खुद को एक रिलीजियस कम्युनिटी की तरह देखते हैं, जैसे कि सपोज आई एम हिंदू, मैं बोलूंगा कि मैं हिंदू हूं केवल, और ये है अगर जैसे ही मैं बोलता हूं कि मैं हिंदू हूं, उसी समय मैंने क्या बोल दिया कि मैं बाकी कोई कम्युनिटी से, मैं बाकी हर अवेलेबल कम्युनिटी से डिफरेंट हूं, और मैं ना केवल डिफरेंट हूं बट आई एम अपोज्ड टू दीज कम्युनिटीज एज वेल। तो जो ये चीज है अपोज्ड वाला पॉइंट है, ये है एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, तो जब तक मैं ये बोल रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हो, आप ईसाई हो, आप क्रिश्चियन हो, हम सब एक साथ रहेंगे, कोई अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, तब तक वी आर डिफरेंट बट वी आर यूनाइटेड। बट व्हेन वी आर सेइंग दैट आई एम Hindu, therefore I will think of the benefit of Hindus only, and you are Muslim, you should think of the benefit of Muslims only, then that time I am opposed to you, क्योंकि तब मैं कंपटीशन की भावना से बैठ गया हूं, है ना। So this is the first idea. फिर इसी तरीके से आइडिया ऑफ नेशन इज ऑल्सो देयर। एथनिक नेशन का आइडिया जो स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1492 में स्पेन से स्टार्ट हुआ था, एंड दैट इज नाउ, अब जो नेशनहुड का कंसेप्ट इंडिया में आ गया, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जो जिसको जिंगोइज्म भी आप बोल सकते हैं। सो दैट कंसेप्ट इज गोइंग ऑन। और आथर ने अंतिम में ये कहा है कि जो ये सेक्रीफाइस हो रहा है इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी का, दैट इज नॉट फॉर गुड फॉर द कंट्री, दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द कंट्री। क्योंकि आज हम ठीक है इस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी का, लेकिन कल को ये केओस की कंडीशन को राइज करेगा, इट विल राइज केओस, इट विल राइज हैवॉक इन इंडिया। क्योंकि एक कम्युनिटी बहुत ज्यादा मेजॉरिटी कम्युनिटी है, बाकी सब माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, और अगर ये सारी चीजें एक्सट्रीम फॉर्म में चली गई देन दैट विल मेक द होल नेशन पेरिश। ओके, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसलिए ऑथर ने हाईलाइट किया दैट वी हैव टू रिकवर अवर कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी, वी हैव टू रिकवर अवर कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी। ना सोलर पावर हाउस, बेसिकली आर्टिकल जो है ये फेज 2 ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के ऊपर है। तो फेज 2 स्टार्ट हुआ है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का, एंड अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको कौन हेड करता है, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, जो इसकी मीटिंग होती है उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्होंने ये इसको अप्लाई किया। और इसमें जो टारगेट है वो है 40 गीगावाट का ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी बाय 2022। 2022 तक 40 गीगावाट तक का रूफटॉप सोलर कैपेसिटी जनरेट करना है। और ऑथर का ये कहना है बेसिकली जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने तो रूफटॉप को एक्सेप्ट कर लिया है, बट जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस। तो रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स में बहुत ज़्यादा स्लो है ग्रोथ रूफटॉप सोलर प्रोग्राम की, और इसका रीज़न ये है कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऑथर ने वही सजेशन दिया कि यू शुड मेक देम इन्फॉर्म फर्स्ट, उनको पहले आप नॉलेज दो, उनको पहले आप बताओ कि क्या है, एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रूफटॉप जो रेसिडेंशियल के लिए है वो बढ़ेगा और आगे जाके हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। Now, we lease out tensions. This is what China is saying. Shanghai Cooperation Organization के थ्रू उन्होंने बात की है। देख लेते हैं। इट्स बेसिकली SCO इज बेसिकली यूरेशियन पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है। 2001 में बना था ये, शंघाई में, चाइना में, शंघाई में ये बना था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि SCO का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। नाम है इसका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में बना था। सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सारा अलायंस है, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है, वो बीजिंग में है। दैट इज इंपॉर्टेंट। मेंबर्स इसके 8 हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन पाकिस्तान जो है वो लेटेस्ट मेंबर है। अस्ताना समिट आप सबको याद होगा, तो ये याद रखिएगा कि ये 2 नए मेंबर्स हैं, इंडिया पाकिस्तान, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ समझौता एक्सप्रेस आपको दिख रही है, दिस इज ट्रेन बिटवीन इंडियन पाकिस्तान, अभी दोबारा से स्टार्ट हुई है फिर से, एंड दीज आर द फैक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है।
ना सेंटर टू इंसेंटिवाइज वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। अब बेसिकली सेंटर ने ये कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को और ज्यादा बढ़ावा देना है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ITES। इस IT टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप वर्क फ्रॉम होम को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हो। अब जब वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देखो तो वुमेन और ज्यादा काम कर सकती हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और ज्यादा काम कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट किसको होगा? वुमेन्स को होगा, और आपका डिफरेंटली एबल्ड जो आपके दिव्यांग जन है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी बेसिकली एक स्कीम चल रही है उसको जैसे BPO प्रमोशन स्कीम चल रही है। ओके, तो BPO यानी कि बिजनेस जो आउटसोर्सिंग की जाती है प्रमोशन स्कीम, वो चल रही है। और अब उसमें फेज 2 जो स्टार्ट किया जाएगा वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज के लिए किया जाएगा, और उसमें उसको और बढ़ावा दिया जाएगा फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। ओके, तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए फेज 2 स्टार्ट किया जाएगा, एंड दिस इज द IT मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, उसमें आपका BPO प्रमोशन स्कीम चल रहा था, उसका ही फेज 2 Tier 2 और Tier 3 सिटीज के लिए स्टार्ट किया जाएगा फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ताकि और ज्यादा जॉब्स बढ़ सकें। और 2022 तक के लिए ये स्कीम है, 2022 तक के लिए किया गया है। दिस हैज बीन प्रपोज्ड फॉर 2022 और 31 मार्च तक के लिए। और इसमें वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो कि डिफरेंटली एबल्ड और वुमेन्स को हेल्पफुल रहेंगे उनको डेवलप करना है, और ज़्यादा नए जॉब्स आपको बनाने हैं। अब एक और चीज़ बोली गई, जो वर्क फ्रॉम होम है पॉलिसी, दैट में ऑल्सो एक्सटेंड रिलैक्सेशन इन लेबर लॉज, उनमें रिलैक्सेशन भी देने की बात की जा रही है। जैसे कि स्टार्टअप्स को रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स के लिए लगभग 9 ऐसे लेबर लॉज है जिससे रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू नहीं पड़ता है स्टार्टअप्स के लिए, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टार्टअप्स। उसी तरीके से ये स्टार्टअप्स के लिए जो अभी आपके जो कि वर्क फ्रॉम होम के लिए भी एग्जेम्पशन ऐसे दिए जा सकते हैं। एंड स्टार्टअप्स के लिए एक और एग्जेम्पशन है, फॉर एग्जांपल जो लैपटॉप्स दिए जाते हैं उनमें 50% का सपोर्ट दिया जाता है। ओके, एम्प्लॉयज़ को 50% का सपोर्ट भी दिया जाएगा फॉर द लैपटॉप्स एंड ऑल। ओके, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड की जाएंगी। ओके, तो लेबर लॉस के एग्जेम्पशंस रहेंगे, और इसके अलावा जो लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें दिए जाएंगे उनमें भी 50% का आपको छूट दिया जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स। नौ सेबी ने कहा है कि देयर शुड बी अ चेंज इन कंपनीज एक्ट। अब बेसिकली यहाँ मैं बता दूं कंपनीज एक्ट के अंदर है क्या। कंपनीज एक्ट ये बोलता है अगर किसी डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इफ समवन at the post of director is being disqualified by an order of a court or tribunal, तो उसको क्या बोला है, उसको क्या किया जाता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ओके, ही हैज बीन, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर उसको कोर्ट और उसके ऑर्डर के थ्रू किया गया है। बट सपोज अगर किसी को सेबी करना चाहे तो वो अभी एक्सटर्नली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, तो वही सेबी ने कहा है कि यू शुड चेंज दिस कंपनीज एक्ट 2013, ताकि अगर वो ऑर्डर करें, ओके, अगर वो ऑर्डर करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ प्रपोजल सेबी हैज नाउ प्रपोज्ड दैट कंपनीज एक्ट शुड ऑल्सो क्लियरली मेंशन दैट अ पर्सन शुड वैकेट द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इफ इट ऑर्डर्स हिज और हर डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब अभी क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन कौन कर रहा है, कोर्ट कर रही है। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि डायरेक्टर को वैकेट करना पड़ेगा अपनी पोस्ट अगर कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है। बट सेबी कह रहा है कि यू शुड चेंज द एक्ट, और उसमें अमेंड करके उसको ये करो कि अगर सेबी भी उसको डिस्क्वालीफाई करे तो भी उसको डायरेक्टर की पोस्ट को वैकेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सेबी इज सेइंग। ना फार्मा सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मतलब देखो ग्रोथ तो हुई है बट दैट हैज़ इंक्रीज ओनली बाय 3.03%। ओके, तो केवल 3% से ही ग्रोथ हुई है, और पहले ज़्यादा परसेंट की ग्रोथ थी। मतलब पहले अगर ग्रोथ परसेंटेज देखें तो एक समय 29% की ग्रोथ हमने देखी है। तो वो दिखा रहा है कहीं बहुत ज़्यादा हमारी ग्रोथ कम हुई है। ग्रोथ हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है। उसका जो रीज़न है बेसिकली कि डोमेस्टिक कंजम्पशन रिड्यूस हो गया 2017 के बाद, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन हैज़ डिक्रीज, एंड GST आया था जो बेसिकली उसमें फार्मा सेक्टर को बहुत ज़्यादा हिट किया था, एंड स्टॉक्स बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहे थे। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ऑनस्लॉट ऑफ GST, डीमोनेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें आई, और उसके बाद जो है हमारा जो फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट है दैट हैज़ रिड्यूस्ड अलॉट, उसमें जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो गई है। तो ये रीजंस याद रखेगा, दीज आर द रीजंस। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। यहाँ पे आपको भारतमाला का प्रोजेक्ट के बारे में दिख रहा होगा। ओके, भारत की नई मिसाल भारतमाला परियोजना, इट इज इंडियाज बिगेस्ट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा, इट इज इंडियाज बिगेस्ट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे इसमें, 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, 2,000 किलोमीटर ऑफ रोड बीइंग बिल्ट विद इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹25,000 करोड़, जो कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी को इनहांस करने के लिए है, ट्रेड को इनहांस करने के लिए है। ओके, फिर ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विल बी कनेक्टेड, रोड डेवलपमेंट इन द 4 धाम ट्रैक्स में भी किया जाएगा इसके अंदर। तो ये इंडिया का जो है ये बिगेस्ट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम है भारतमाला। यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ दूसरा पॉइंट यहाँ पे कोलकाता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे चेन्नई है, एंड चौथा यहाँ पे मुंबई है। ओके, तो ये भी आपको दिख रहा होगा।
ओके, ये सारी कनेक्टिविटी की जाएगी अंडर दिस भारतमाला एंड मुमकिन है, दिस इज व्हाट द मिशन इज, न्यू मंत्रा इज. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. दैट इज इट फॉर द डे. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.